कई बार लगता है कि अब वीडियो का कोई रेलेवेंस रहा नहीं, और ऐसा लगता है कि केवल आवाज़ हो और हम सबका चेहरा दिखाई ना दे, किसी का भी चेहरा दिखाई ना दे, कोई भी वीडियो दिखाई ना दे यूट्यूब पर। क्योंकि मुझे जो लगता है कि बहुत सारे चैनल हैं, हज़ारों चैनल हैं, लेकिन सब में अगर जाकर देखा जाए तो जो विजुअल रिप्रेजेंटेशन है वो बहुत लिमिटेड है। या तो एक ही आदमी का है, उदाहरण, हाँ, या उदाहरण के तौर पे प्रधानमंत्री मोदी वही चारों तरफ दिख रहे हैं, पुतिन आ रहे हैं, लेकिन कोई डिटेलिंग नहीं है, केवल विजुअल जो है वो बहुत लिमिटेड जगह से। अब सरकार, न्यूज़ एजेंसियाँ खुद ही 50 कैमरा लगा देती हैं और वहाँ से एक स्पॉट से अलग अलग एंगल से विजुअल तैयार करती हैं। तो हमें लगता है कि हम सब देख रहे हैं, हम उस पूरे शहर को देख रहे हैं, लेकिन हम नहीं देख रहे हैं। हम उन रास्तों को नहीं देख रहे हैं जिनसे पुतिन का काफिला गुजर रहा है या प्रधानमंत्री मोदी जा रहे हैं। बहुत आखिर में एक शॉट आता है जिसमें प्रधानमंत्री जा रहे हैं, और दिल्ली में ही इतने सारे कैमरे हैं, लेकिन हम पूरी दिल्ली को भी नहीं देखते हैं। तो हर समस्या का एक फिक्स लोकेशन हो गया है, और ज़्यादातर बार हम उन्हीं लोकेशन से समस्या को देखते हैं। तो इसलिए मुझे लगता है कि हम जो देख रहे हैं वो कुछ भी नेचुरल नहीं है, उसको ना देखें तो भी काम चल जाएगा। मतलब कैमरा जो एक मतलब शुड बी एक ऐसा इक्विपमेंट है जो विजुअल को एनहांस करे ना, वो चीज़ आपको दिखाए जो आप नहीं देख सकते। जैसे आपको जब रेडियो सुनना है तो आपको बहुत कुछ इमेजिन करना पड़ता है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, क्या माहौल है, लेकिन कैमरा आपको अलाउ करता है वो सब देखने के लिए भी जो शायद वो नहीं दिखाना चाहता। मतलब आप फोकस में, मान लो प्रधानमंत्री हैं या कोई भी है, फोकस में एक आदमी सड़क पर है और उसके पीछे आपको दूर दिखाई देगा कि कोई पानी पी रहा है, कुछ हो रहा है। बट वो कैमरा अगर आप एक फ्रीली इस्तेमाल किया जाए उसकी पूरी पावर के साथ तो आप वो सब देख सकते हैं। लेकिन यहाँ पे कैमरा को, विजुअल्स को इतना रिस्ट्रिक्ट कर दिया है, मतलब हमें आज़ाद नहीं है कैमरा, लगता है किसी की मर्जी से चल रहा है। और हमेशा एक इंटेंशन होता है, लेकिन अगर देखें कि जैसे कोई पॉलिटिशियन आता है तो हमें पावर को अगर दिखाना है, पॉलिटिशियन की पावर को दिखाने का, जैसे आपने कहा, वो सेट पैटर्न है, उसकी सेट वोकैबुलरी है, उसी तरीके से दिखाया जाएगा कि स्लो मोशन में आ रहे हैं, फिर सडनली फास्ट मोशन में जा रहे हैं। प्रधानमंत्री वेलकम कर रहे हैं, कैमरा नीचे है, टॉप एंगल से शॉट ले रहा है तो लो एंगल से शॉट ले रहा है ताकि प्रधानमंत्री एकदम आंखों पर आते हुए दिखाई दें। पहले क्या होता था कि बहुत सारे कैमरा पर्सन आसपास दौड़ा करते थे, या उन्हें 12-20 चैनलों के कैमरा पर्सन को बुला के एक जगह खड़ा किया जाता था, और उनमें एक कंपटीशन होता था कि हम बेस्ट मोमेंट को कैप्चर करेंगे, हमारा शॉट अच्छा होगा। तो कैमरामैन अपने लेंस में घुसे होते थे और उससे देख रहे होते थे कैरेक्टर को कि कैसे जा रहा है। तो अलग अलग चैनलों में अलग अलग विजुअल दिखता था, वही प्रधानमंत्री की यात्रा, वही प्रधानमंत्री की मुलाकातें, कार्यक्रम। लेकिन अब जो वो डाइवर्सिटी है देखने की, वो ख़त्म कर दी गई वो यूनिफॉर्मिटी आ गई है। कोई भी चैनल आप बदलिए, आपको प्रधानमंत्री और पुतिन की मुलाकात का एक ही फ्रेम में पिक्चर दिख रहा है, जिसमें ऐसा दिखाया जा रहा है कि उस मौके का इस्तेमाल भारत कर रहा है दिखाने के लिए दुनिया से कहीं ज़्यादा हिंदी प्रदेश के लोगों को कि कोई सुपर पावर बन गया है। और 4 दिन बाद विश्लेषणों में खबर छपती है कि डिफेंस को लेकर तो कोई डील हुई नहीं भारत और पुतिन के बीच में, तो रामदेव को लेकर डील हुई, वो बड़ी चीज़ थी। तो इसलिए न्यूज़ भी जो हम देख रहे हैं ना वो है नहीं, पर जो कैमरे को कंट्रोल करके गोदी मीडिया के कंट्रोल से जो चीज़ हुआ है, उसी पे मैं बात कर रहा था कि विविधता ख़त्म हो गई है, उसमें स्पॉन्टेनिटी जो आप कह रही थी कि वो ख़त्म हो गई है। सब कुछ उसको क्या कहते हैं, मैनिक्योर्ड जैसा लग रहा है कि सजा दिया गया है, सजा दिया गया है, संवार दिया गया है, एक ही रंग से रंग दिया गया है। क्योंकि उसमें ना रिस्क है, अगर आप अलाउ करें, मतलब जैसे अगर हम पेड़ की बात ही करें, जैसे छटनी कर दी जाती है ना, माली जाके सारे पेड़ों को बराबर कर देता है, तो अगर उसमें कोई एक पेड़ अपने हिसाब से उग रहा है तो किसी के लग जाएगा, किसी के कपड़े में उलझ जाएगा। वो जो यूनिफॉर्मिटी ऑफ विजुअल कि कोई अलग से कोई कुछ कह देगा तो वो रिस्क है पावर के लिए, उन लोगों के लिए कि जो उसको कंट्रोल करना चाहते हैं। इसलिए वो चाहते हैं कि एक सेट रूटीन हो, इसी रूटीन में बातचीत हो, कोई इससे अलग हटकर कोई दिखाना ना चाहे। इसलिए हम जो यूट्यूबर्स हैं या जो फ्रीलांसर्स हैं उनके लिए बहुत बड़ा स्ट्रगल एक्सेस का है,
क्योंकि वही रिस्क है कि वो लोग एक इंडिपेंडेंट तरीके से अगर एक मोमेंट को कैप्चर कर लेंगे तो आप उस नैरेटिव को कैसे कंट्रोल करेंगे जो आप करना चाहते हैं। और ये भी है कि जो इंफॉर्मेशन को कंट्रोल किया गया है, हम अक्सर हमारा फोकस उस पर होता है, लेकिन हम ये जो बातचीत कर रहे हैं वो इस पे है कि विजुअल को कंट्रोल किया गया है। एक ही तरह का विजुअल हर चैनल पर दिख रहा है, तो वो कैमरा पर्सन कहाँ गए। पहले जब कोई इस तरह के शिखर सम्मेलन होते थे तो हर तरह के कैमरा पर्सन का पास बनता था, उनके अंदर एक सेंस ऑफ अचीवमेंट का भी भाव आता था कि उन्हें मौका मिल रहा है, वो अच्छे से करेंगे। वो हिलते तक नहीं थे कि हमारा कोई ऐसा क्षण मिस ना कर जाए। भारी भारी उस कैमरा पे इवैल्यूएशन होता था। मुझे लगता है कि पास अब भी बनते होंगे, शायद वो ख़त्म हो गए, अब तो बातचीत होती नहीं है मेरी किसी से, लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि सरकार की तरफ से ही हर जगह स्टेशन कर दिए गए हैं और कैमरा एक ख़ास पोजीशन को लेकर तय किया गया है कि ऐसे ही दिखना है, ऐसे ही दिखाना है। तो उसका डायरेक्टर जो है विजुअल कंट्रोल का, वही है जो इंफॉर्मेशन कंट्रोल कर रहा है एक तरह से। तो देखने में ना मज़ा नहीं आता है, तो इसलिए कई बार लगता है कि जब हम वीडियो करें तो चेहरे को ही गायब कर दें, सिर्फ आवाज़ रहे। तो टेलीविज़न जो है वो एक तरह से जिस यूनिफॉर्मिटी की बात आप कर रही हैं, विजुअल यूनिफॉर्मिटी की, VU है ना, या UV कह सकते हैं, यूनिफॉर्मिटी ऑफ विजुअल्स है ना। तो UOV की जो आप बात कर रही हैं वो बहुत डरावना है। वो एक तरह से देखते हुए भी नहीं देखने के जैसे, ना देखने वाली बात। तो कोई सूचना नहीं है, कोई शहर नहीं दिखता है। बिहार का चुनाव हो रहा है, वही मोकामा, वही मखाना, पूरा बिहार भी ठीक से नहीं दिख रहा है। तो बहुत चिंता होती है कि इस प्रोफेशन में कितने काबिल और कमाल के कैमरा पर्सन आए, तो उनका क्या हुआ, वो क्या शूट कर रहे हैं, और वो जो रिकॉर्ड कर रहे हैं वो वीडियो कहाँ जा रहा है। क्योंकि ऐसे भी विजुअल्स होंगे ना जो रिकॉर्ड होते होंगे और फिर वो नहीं रिलीज किए जाते होंगे, हो सकता है ये भी होता होगा। वो एक अलग स्ट्रगल वो होगा जो हम नहीं जानते हैं, जिसकी कोई स्पेस नहीं है कहने की, करने की। जैसे हम बिहार की अगर बात करें तो हमेशा ये कहा जाएगा कि ये एक जो भी बेसिक सरकार के पैरामीटर्स हैं उन पर हम देखते हैं कि बिहार ने अपने पहले के जो पैरामीटर्स हैं उसके मुकाबले से काफ़ी इम्प्रूवमेंट किए, लेकिन अभी भी साक्षरता, बीमारी, गरीबी, इन लेवल्स पर बिहार काफ़ी पिछड़ा हुआ स्टेट है। लेकिन आपने विजुअल्स में भी ऐसा देखा कि आपको लगा हो कि अच्छा आप केरला या मतलब जैसे आपको महाराष्ट्र से अलग बिहार की कोई रिपोर्ट देख रहे हैं, मतलब सारा कुछ बातचीत के लेवल पर एक आपको बोली अलग सुनाई देगी। वॉक्स पॉप वाले प्रोग्राम में हाँ, लोगों की रियलिटी नजर आ रही वहाँ पे दिखता है, लेकिन वो अलग से लोगों की रियलिटी कम दिखी। हाँ। ज़्यादातर हाईवे को दिखाया गया, ज़्यादातर अच्छी सड़कों को दिखाया गया, लेकिन अस्पतालों के भीतर भी नहीं दिखाया गया। तो इसलिए मुझे कई बार लगता है कि लोगों को ये समझना चाहिए कि ये टेलीविज़न का दौर है, ये मोबाइल फ़ोन में कैमरे का दौर है। इसके बाद भी किसी भी शहर गांव की जो सारी तस्वीर आनी चाहिए वो नहीं आ रही है, और एक ख़ास पैटर्न में ही लोग जो सपोर्टर बन जाते हैं वो ख़ास तरीके से शूट करते हैं। सरकार के आसपास के लोग जो जिसको हम लोग गोदी मीडिया कहते हैं, सरकार से सारा पैसा लेते हैं, हज़ारों करोड़ रुपए का विज्ञापन उनके खाते में जाता है, और अपनी तरफ से वो कुछ नया हमने कभी देखा नहीं कि वो जाकर सरकार की किसी योजना पर रिपोर्ट कर रहे हो अपनी तरफ से, क्या ये सरकार ने कुछ ऐसा किया है वो दिखा रहे हैं। जैसे प्रधानमंत्री आवास योजना, इसके बारे में आपने कितना विजुअल देखा होगा टीवी चैनलों पर? कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है। कोई लोगों के बीच में धारणा है कि उसमें रहने वाले कौन लोग हैं, किस तरह के पैसे देकर रहने गए हैं, उसमें अब क्या सुविधाएं हैं, 2-3 साल बाद उन इमारतों की क्या हालत है। और ये वो स्कीम्स हैं जिनके बारे में प्रधानमंत्री बार-बार बोलते हैं। तो आप फिर, और अगर उनका सरकारी प्रोपेगेंडा का वीडियो ही मुझे देखना है तो वो तो मुझे सरकार के ट्विटर हैंडल पे मिल जाएगा। ड्रोन कैमरे से रिकॉर्ड किया होता है। हाईवे के विजुअल्स देखने तो वो तो मुझे वैसे ही जेडीओ के चैनल पर मिल रहे हैं, लेकिन अगर मुझे कुछ और जानना है तो मैं कैसे जान सकती हूँ? मेरे पास तो फिर इस इंफॉर्मेशन, ये जो विजुअल वंडरलैंड में हम रहते हैं, जिसमें जहाँ पे इतने बड़े बड़े चैनल्स के इतने शानदार स्टूडियोज़ हैं, ग्रीन स्क्रीन्स हैं, और हवा में बैठ के भी कई बार कुछ एक शोज़ रिकॉर्ड हुए हैं जहाँ पर इतनी टेक्नोलॉजी है,
तो मेरा विजुअल के लेवल पर तो मेरा इनरिचमेंट नहीं हो पा रहा ना। नहीं हो पा रहा है। तो ये पूरा जो दृश्य बोध है देखने वालों का, जैसे आप फिल्में देख रहे हैं या बाहर कहीं जा रहे हैं तो कितना कुछ देखते हैं, तभी तो आप टूरिस्ट बन के जाते हैं, पर्यटक बन के जाते हैं। लेकिन जब टीवी के सामने जो दर्शक बैठा है, क्या देख रहा है, मुझे बहुत बेचैनी होती है कई बार कि उसमें सूचना भी नहीं है, केवल पुतिन और मोदी का बार बार एक ही तरह का विजुअल देख रहा है, लोग बैठे हैं, बहुत कम बातचीत हो रही है, इंफॉर्मेशन कम है। और अक्सर ये भी होगा, विजुअल्स आएंगे, आप देखो कि कैसे एक सरकार का एक विजुअल ऑर्डर है जिसको मेंटेन किया जाता है। हमेशा प्रधानमंत्री कैमरे से बहुत दूर होते हैं ताकि ऑडियो कुछ भी ना कैच कर सके। पार्लियामेंट का जब वो मीडिया से बात, उसी के बारे में हाँ, उसी की बात करें, जब वो पार्लियामेंट के बाहर आकर मीडिया से बात करते हैं, तो एक जब वो वीडियो जब शुरू हो रहा था, और हम अपनी स्क्रीन पर दिखा देंगे, जब वो वीडियो शुरू होता है तो जो एक कैमरा है जो साइड में एक कैमरा को कैप्चर कर रहा है, हाँ। और आप देख सकते हो कि ये कैमरा प्रधानमंत्री मोदी से कितना दूर है। वो जो डिस्टेंस है, वो यूनिफॉर्मिटी जो है, वो सिर्फ वो एक मतलब वो कई लेवल्स पे काम कर रही है ना। वो सारे के सारे कैमरा पर्सन एक डिस्टेंस के बाद ही हैं, कैमरा उनके पास। ये वो प्रधानमंत्री हैं जो हमारी स्क्रीन्स पर हर समय है। और कहा जाता है कि वो टेलीविजन का इस्तेमाल करते हैं, हाँ, मीडिया लेकिन के टेलीविजन के टूल्स को ही खत्म होते दूर रखा हुआ है, उनका एक्सेस नहीं है। या फिर जब कभी कभी उनके कुछ एक विजुअल्स आएंगे कि वो मीटिंग ले रहे हैं, कुछ कर रहे हैं, तो वो एक म्यूटेड विजुअल आता है। वो एक सिक्योरिटी के कारण आवाज कभी नहीं है। नेट साउंड बहुत इंपॉर्टेंट होता है कैमरे की रिकॉर्डिंग में, कि आप जिस जगह पर रिकॉर्ड कर रहे हैं उस जगह की आवाज़ आनी चाहिए। भले पंखे की आवाज़ हो, या मोर की आवाज़ हो, या पत्तों की आवाज़ हो, या हवा की सरसराहट की आवाज़ हो, वो सब गायब है। बहुत पार्लियामेंट का जब भी प्रधानमंत्री जब सत्र शुरू होता है तो बोलते हैं, लगता है कि वहाँ से काफ़ी दूरी पर कैमरा पर्सन खड़े किए जाते हैं। और मुझे तो अब लग रहा है कि जिस तरह की रिकॉर्डिंग आती है, बहुत सारे लोग कैमरा पर्सन कम नज़र आते हैं उसमें। कैमरा पर्सन के लिए हुए शॉट्स बहुत कम नज़र आते हैं। कोई एमपी निकल रहा है, कोई एमपी बातें कर रहे हैं, तो एक तरह से ऐसे वायरल वीडियो जैसा सारा कंटेंट होता जा रहा है। और ये हुआ भी था कि जब पार्लियामेंट के अंदर जिन जर्नलिस्ट्स को अब एक्सेस मिलता है वो काफ़ी लिमिटेड कर दिया गया है। हाँ, इसे भी लेकर कई बार विवाद तो हुआ ही हो चुकी है। या पीआईबी में कौन पत्रकार जा पाते हैं, उसे लेकर भी कई तरह की लिमिटेशंस हैं, वो सब भी। तो हम ये बात क्यों कह रहे थे? इसलिए कह रहे थे कि हाँ, अभी याद आई बात। इसलिए कह रहे थे कि हम लोग जब इस फील्ड में आए थे तो कई लोग की काबिलियत पर एक स्टोरी निर्भर करती थी। कैमरामैन बहुत टैलेंटेड होना चाहिए, दृश्यों को, रोशनी के संयोजन को, ध्वनि के संयोजन को समझने वाला होना चाहिए। आपको के भीतर ये हुनर होनी चाहिए कि आप कैमरामैन को भी उसी तरह से समझें, तभी दोनों में एक तालमेल होगा। पर ये किस लिए ज़रूरी था? इसलिए कि हम कोई रिपोर्ट करते थे, हम अपनी रिपोर्ट के लिए कोई प्रसंग चुनते थे, तो इसके लिए ज़रूरी था। अब तो कोई लगता है कोई स्टोरी नहीं दिखती है टेलीविज़न पे। बक्से में लोग बैठे रहते हैं, वो कुछ बात कर रहे हैं, बात करते करते लड़ जाते हैं, एक दूसरे को गालियाँ देते हैं, इतिहास को लेकर कुछ भी दावे कर देते हैं, कोई काउंटर नहीं। ये सब जैसे अभी वंदे मातरम में हुआ, हम तो दावा नहीं कर रहे कि हमने सबकी बहस से सुनी, पर हम लोग जब वीडियो बना रहे थे वंदे मातरम को लेकर, रवीश कुमार ऑफिशियल को लेकर 3 वीडियो बनाए ना। हाँ, 3 वीडियो। तो उसमें कितने नुआंसेस थे, है ना, बातचीत को लेके, है ना, कितना कुछ समझ में आया। लेकिन पार्लियामेंट में जब बहस हुआ तो बात कहाँ से कहाँ चली जा रही है, उड़ी जा रही है। एक शानदार गाना जिसने अनगिनत भारतीयों की जुबान से, हृदय से यात्रा करते हुए, है ना, और उसको लेके पूरा एक पॉलिटिकल पार्टी, किसी के भी भाषण से पूरी जो होता है ना संतोष मिलना, वो संतोष मिला नहीं कि इन्होंने इस भाषण के, इस गाने के 150 साल के ऐतिहासिक अवसर पर किसी ने भी भाषण ऐसा नहीं दिया जिसमें उस गाने का समग्र इतिहास की झलक मिलती हो। उस हिसाब से प्रधानमंत्री का भाषण भी बहुत औसत था। हाँ। मतलब अगर उन्हें इस मौके का फायदा नहीं उठाना था अच्छा भाषण रचने में,
तो इतना 150 साल पे हम संसद एक में बहस महीने कर से रहे हैं, वो ये इस सब बारे करने में की बात कोई कर रहे जरूरत थे, नहीं है ना, थी। एक महीने कांग्रेस से को ही टारगेट करना था तो आप तो रोज वैसे ही ही करते कर हैं, देते आप हैं। जब भी करते हैं गोदी मीडिया, आप जब सो रहे होते हैं तब भी आपके बदले में गोदी मीडिया जागा होता है। कांग्रेस को टारगेट कर रहा होता है। लेकिन वंदे मातरम को लेकर जो चर्चा हुई है लोकसभा में, राज्यसभा की चर्चा हमने सुनी नहीं, नहीं, और उसके अंदर ये भी हुआ कि मुझे लोकसभा बहुत में प्रभावित नहीं किया। नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ से जब वो एक तरह से उसका सिलेबस सेट हो गया, तो फिर सामने से भी जो भाषण आए वो उसके जवाब में ही थे। हाँ, एग्जैक्टली, वो रिटेलिएशन में थे, तो फिर कुछ ये निकल के वहां से इम्पोर्टेंट नहीं पॉइंट आ है रहा कि था। पहले ही उन्होंने 7 नवंबर को हाँ। सिलेबस सेट कर दिया कि कांग्रेस ने एक बांट महीने दिया तक इस ये गाने चला, को, हाँ। मुस्लिम लीग के दबाव में बांट दिया गाने को। और देखिए, इसका हमने लग रहा तो- था कि इस मौके का इस्तेमाल वो बंगाल के चुनाव के लिए कर रहे बिल्कुल। थे, कांग्रेस को टारगेट करने के लिए कर रहे थे। और उसका असर हम पे भी पड़ा, मतलब हमने भी जब उस मटेरियल को रिविजिट किया, हम पीछे गए किताबों में, हमने इतना कुछ पढ़ा, तो हम भी फैक्ट के लेवल पर हर चीज़ को देख रहे थे कि ये फैक्ट क्या है, क्या इसमें गलत जानकारी दी जा रही है, इसका असली फैक्ट क्या है। तो वो लेकिन उस गाने के प्रवाह के साथ एक जो literature- भावुकता जुड़ी हाँ, है, literature- साहित्यिकता है ना, बिल्कुल, हाँ, जो लिटरेचर की जो जर्नी होती है वो बहुत अलग होती है। जैसे मैं आजकल शेक्सपियर पढ़ रही हूँ, कुछ अपने, मैं लिटरेचर की स्टूडेंट हूँ तो मुझे इस सब का शौक है, तो मैं वो सोच रही हूँ कि वो चीज़ जो इतने साल पहले लिखी गई, उसमें से कितना कुछ है जो आज के कॉन्टेक्स्ट में को समझने में मेरी हेल्प करता है। तो लिटरेचर की ये वैल्यू है। लेकिन एक गाने की, एक म्यूजिक की, इस पीस की, इस पोएट्रिक एंटरप्राइज की, उसकी सारी एक उसकी जो ज़मीन है ना, वो पूरी चेंज हो गई, वो पूरी पॉलिटिसाइज हो गई, जबकि उसमें पॉलिटिक्स है। ऐसा नहीं है कि उस गाने के इतिहास में पॉलिटिक्स, कम्युनल और इलेक्ट्रल पॉलिटिक्स का रोल नहीं है, वो है, लेकिन सिर्फ वही नहीं है। अगर आप 150 साल पे बात कर रहे थे तो आपको बहुत सारे ऐसे किस मॉडल गली मिल सकते में, थे। किस कस्बे में कोई एक हाँ। म्यूजिक टीचर होगी जो बहुत से स्टूडेंट्स को वंदे मातरम की प्रैक्टिस कराती होगी, में। उनमें से कोई बच्चा बहुत अच्छा गाता होगा। ये सारी विविधताएं इस तरह के आदेशों में खो जाती हैं कि आप गाकर, क्या आप बता रही थी, कहाँ अपलोड करना है वंदे मातरम हाँ, गाकर? वंदे मातरम की एक वेबसाइट है जिसमें उसका सरकार क्या ने होता बनाई है, है? जिसमें पता नहीं 1.5 करोड़ लोगों ने गा के अपना अपलोड किया है। उसका क्या होगा? इससे कुछ नहीं, उस उसका तरह करना क्या है उसका? परफॉर्मेंस का क्या मतलब है उसका, कि जब, और देखिए सिर्फ बात वंदे मातरम की भी नहीं है। हम अगर वंदे मातरम की बात कर रहे हैं, ठीक है, वो जन गण मन और सारे जहाँ से अच्छा, इन सबसे पुराना गाना है, और उससे पहले भी कुछ गाने ऐसे रहे होंगे जो बने होंगे और आए होंगे, लोगों की मेमोरी में से आके निकल गए या रह गए। अगर आप एक गाने की बात कर रहे हैं तो आप उन गानों को भी याद कर सकते कम से कम करना चाहिए है ना। था। हम बात कर रहे वो थे कि सारे हाँ, गाने आपस में भाई बहन हैं। कोई एक गाना चुना गया है, इसका मतलब नहीं कि किसी और गाने की का महत्व कम है। उन सबको इस मौके पर जरूर वंदे मातरम ने जो हासिल किया वो तो बड़ा मकाम है लोगों के बीच में, लेकिन और भी इकबाल का जो है सारे जहां से अच्छा, उसमें जो लाइन है कि हम बुलबुलें हैं इसकी, है ना, ये गुलस्ता हमारा, तो ये लाइंस किसी ने हमें ये जबरदस्ती नहीं कहा कि सीखो, ये हमारे कलेक्टिव मेमोरी में। और इसका क्या करेंगे कि इस गाने को लिखने वाला पाकिस्तान चला गया और है ना? उसने उसकी वकालत की, है ना, वो एक मुसलमान क्या शायर करेंगे? है। और इस वजह से इकबाल के साहित्यिक महत्व को, मेयार को आप कम भी नहीं कर सकते। खूब चर्चा होती है, पढ़ाए जाते हैं, तो बड़ा मुश्किल है स्कूल्स में कि हमने गाए हैं, जैसे हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं। ये भी तो एक सुंदर गाना है। पुष्प की अभिलाषा, झंडा ऊंचा रहे हमारा, कितने सारे आज़ादी के कदम कदम बढ़ाए जा। तो कोई गाना मतलब अच्छा होता कि इस 150 वर्ष के मौके पर, वंदे मातरम के मौके पर, आज़ादी के आंदोलन में शायद सभी भाषाओं में इस तरह के गीत रचे गए होंगे। हम तो हिंदी उर्दू की बात कर रहे हैं, असम में भी रचे गए होंगे, मणिपुर में रचे गए होंगे, तमिल में, तेलुगु में रचे गए होंगे। वंदे मातरम जब रहमान ने कंपोज किया हिंदी में, तो उसका तमिल वर्जन उसका तमिल भी गाया। अच्छा, वो हिंदी प्रदेशों में कम लोकप्रिय है। तो इन सब चीज़ों से मन उदास होता है। हम कोई ख़ास बातचीत नहीं कर रहे हैं, स्ट्रक्चर्ड बातचीत नहीं कर रहे हैं। रोज़ काम करते हुए हम इन बेचैनियों से गुजरते हैं कि हो क्या रहा है। छठ के समय ट्रेन का जो एक विजुअल आता है, वो सिर्फ गेट में लोग चले जा रहे हैं, लेकिन वो जो आदमी है वो किन चिंताओं के साथ उसमें गया है, लौटा कैसे है, सारी कहानियाँ गायब है। तो मूल बात यह है कि इस दौर में जब आपको लगता है कि आपके पास भी एक कैमरा है, मोबाइल फ़ोन है, आप झट से सेल्फी ले लेते हैं,
और सबके पास कैमरा है, उसी दौर में ऐसे वीडियो हैं ही नहीं जो आपको एनरिच करते हैं, इन्फॉर्म्ड करते हैं, सूचित करते हैं, आपके ज्ञान की सीमा दायरे को बढ़ाते हैं। तो एक तरह से वीडियो के इस दौर में, जब सबसे ज़्यादा विजुअल के इस दौर में, इससे ज़्यादा तो इंसान के इतिहास में नहीं हमने इतनी फोटोज, इतने वीडियोस, ये रिवाइंड करने की जो हमारी कैपेसिटी है, ये तो कभी नहीं। और तब इसी दौर में जो पावर स्ट्रक्चर के आसपास, सरकारी संसाधनों के आसपास के जो दृश्य हैं, शहरों की समस्याओं के जो दृश्य हैं, वही बहुत सीमित हो गए हैं, बहुत कम हो गए हैं। तो आप जो देख रहे हैं घंटों गोदी चैनलों को, दरअसल आप कुछ भी नहीं देख रहे हैं, हर दिन पिछले दिन के दृश्यों का दोहराव देख रहे हैं। इसीलिए कहता हूँ गोदी चैनलों को देखना बंद कर दीजिए। विकल्प क्या है, इस पर सोचिए, इस पर बात कीजिए कि और क्या देखा जाए, क्या बनाया जाए। बिल्कुल। एक बहुत अच्छा पेशा हमारा पत्रकारिता का ख़त्म कर दिया गया, जिसके ढांचे में एक से एक हुनरमंद लोग एक दूसरे को चैलेंज करते हुए, चुनौती देते हुए, होड़ करते हुए, एक दूसरे से अच्छा करते हुए तरह तरह की रिपोर्ट, तरह तरह के दृश्य, तरह तरह की कल्पनाएं, तरह तरह की पंक्तियां, शब्द लेकर आते थे। वो सब अब गायब हो चुका है और सब कुछ प्रदर्शन पर निर्भर हो गया है, दायरा सिमट गया है। तो मोटा मोटी यही बात है। आप समझिए कि आपके साथ कितना अन्याय हो रहा है। आप दर्शक हैं, पाठक हैं, आपको लगता है कि आप पैसे दे रहे हैं और सूचनाएं मिल रही हैं, दरअसल मिल कुछ नहीं रहा है। पर आप देखिएगा, जो वंदे मातरम पर हमने 3 एपिसोड बनाए हैं, पहले 2 एपिसोड काफ़ी लंबे हैं। देखते समय यह भी देखिएगा कि आप इतने वक्त तक देख सकते हैं कि नहीं, क्योंकि इस गाने को लेकर और इसके नारे को लेकर हिंदुस्तान की राजनीति में जो उत्पात मचाने की कोशिश होती है, डराने धमकाने की कोशिश होती है, किसी दूसरे से ज़्यादा देशभक्त बनने का प्रयास किया जाता है, वो बहुत दुखद है। हम सब जानते हैं, आप भी जानते हैं कि भीतर से वो लोग क्या करते हैं, कैसे हैं। सिर्फ वंदे मातरम बोलने से आप उन खामियों और कमियों पर पर्दा नहीं डाल सकते हैं। तो हमारा काम है पर्दा हटाना, आपका काम है जिस तरह से हमने पर्दा हटाया है, वंदे मातरम के दोनों वीडियो को देखिएगा और पता चलेगा कि जानना कितना मुश्किल काम है। आपके भीतर बेचैनी होगी कि अब वीडियो बंद कर देते हैं, इतना लंबा नहीं देखेंगे। तब आपको पता चलेगा कि नेता आपकी इस कमी को सबसे ज़्यादा समझते हैं। इसीलिए वंदे मातरम को लेकर 2-4 लाइन में कुछ बोलकर आपको बरगलाकर निकल जाते हैं और आप बेवकूफ़ बन जाते हैं। बस इतनी बात। और कुछ कहना है? पासवर्ड बताना है? नहीं। आधार नंबर बताना है? नहीं, वो तो उसका तो कोई भरोसा नहीं है किस किस के पास है अब हमारा आधार नंबर। अच्छा। पर हाँ, ये बातचीत का मॉडल अच्छा है। हमारी अच्छा। हम इतनी बातचीत करते हैं, तो उस बातचीत ये हम में आपस में क्या है? हाँ, आप बताएंगे अच्छा है या नहीं? हाँ नहीं, हाँ हमारे लिए अच्छा है कि हमारी जो बातचीत है उसमें कुछ कुछ लोग और शामिल हों तो अच्छा है। हाँ। थैंक यू, नमस्कार। नमस्कार।